स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी। आज मैं आपके साथ एक बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स शेयर करने जा रही हूं, जिसका हेडिंग है फंक्शनल प्रोटीन्स एंड ड्रग टारगेट्स। फंक्शनल प्रोटीन्स क्या होता है और ड्रग टारगेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स। फंक्शनल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स है जो कि स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। जो नॉर्मल प्रोटीन्स होता है वो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है, पर फंक्शनल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के लिए जाने जाते हैं। अब ये कौन से फंक्शंस करते हैं? ये केमिकल रिएक्शंस करा सकते हैं, ये सिग्नलिंग करा सकते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म्स, डिफेंस के लिए प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और बायो मतलब बॉडी के सारे प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हैं। ये है आपका फंक्शनल प्रोटीन्स। अब फंक्शंस ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो है वो है एंजाइम्स। पहला कैटेगरी ऑफ फंक्शनल प्रोटीन आता है हमारा एंजाइम। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम एक बायोकैटालिसिस है जो कि रिएक्शन को फास्टन अप कर देता है। फास्टन अप मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। एग्जैक्टली वन रिएक्शन के लिए सिंगल एंजाइम ही काम करता है। अगर एक रिएक्शन करना है, सपोज जो सबसे बेसिक रिएक्शंस है जिसको हम सब पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज कन्वर्टिंग टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब इसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो है हेक्सोकाइनेज। तो सिर्फ हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज पे ही काम करेगा तो ही वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना पाएगा। साथ ही साथ जब भी एंजाइम्स किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मैंने एक ओवरव्यू दिया था एंजाइम काइनेटिक्स पे, तो उस ओवरव्यू को अगर आप देख लें तो आपको समझ में आ जाए कि एंजाइम एक्चुअली वर्क कर कैसा रहा है। एंजाइम्स हेल्प करता है एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने में। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एमाइलेज जो कि स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए को रेप्लिकेट करता है, पेप्सिन जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करने में हेल्प करता है स्टमक के अंदर। ये हुआ एंजाइम्स का ओवरव्यू। अब आते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ फंक्शनल प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अब इन मॉलिक्यूल्स का काम क्या है? इन मॉलिक्यूल्स का काम है कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन से एक जगह से दूसरे जगह या फिर ब्लड स्ट्रीम में एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कराने में हेल्प करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन में कैसे हेल्प करते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपोप्रोटीन का लेयर्स होता है। लिपोप्रोटीन में प्रोटीन होता है। वहीं पे आपने पढ़ा होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन्स वगैरह। तो यहाँ पे जब हम मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे रोल प्ले होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एक साइड से दूसरे साइड थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास करने में हेल्प करते हैं। और ये जो है ये आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में भी हेल्प करेगा। आयनिक बैलेंस मेंटेन रहेगा तभी एक जगह से दूसरे जगह पे सब्सटेंस मूव कर पाएगा। एग्जाम्पल्स है जैसे कि हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, एल्ब्यूमिन जो कि हॉर्मोन्स को लेके जा सकता है और साथ ही साथ ड्रग्स को भी मूव करा सकता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स एग्जाम्पल है ग्लूट, ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है सेल के साइड अंदर। तो सेल्स मेम्ब्रेन में ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को अपटेक कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, ब्लड में अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और सेल के अंदर ग्लूकोज घुसने से सेल साइकिल में जैसे ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, तो इन सब में इसको हेल्प हो जाता है। ये है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन।
नेक्स्ट आते हैं हार्मोनल प्रोटीन्स। हार्मोनल प्रोटीन्स होता है, ये है एग्जैक्ट केमिकल मैसेंजर्स जो कि फिजियोलॉजी और बिहेवियर को मेंटेन करते हैं। ये जो हार्मोनल प्रोटीन्स है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं और डिस्टिंक्ट टारगेट ऑर्गन्स पे जाके हिट करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन्स। तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। अभी हमने ये ग्लूट प्रोटीन्स पढ़ा था, तो ग्लूट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है वो ब्लड में ग्लूकोज को हटाता है और वो सेल के अंदर घुसने में हेल्प करता है। और यहाँ पे जो ग्लूकागॉन है वो सेल के अंदर से ग्लूकोज को बाहर निकाल के ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड सेल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज भी एक तरह के प्रोटीन है जिसका फंक्शन है कि वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को अच्छे से कैरी आउट करें। बॉडी का इम्यून सिस्टम का एक्टिविटी होता है कि बॉडी जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस है उसको किल करे, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको स्ट्रांग रखे। तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स है वो है बी सेल्स। तो ये बी सेल्स जो है वो फॉरेन मॉलिक्यूल्स या फॉरेन एंटीजेंस को या पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बी सेल्स का डेवलपमेंट होता है और ये बी सेल्स में से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है। ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम पे आता है क्योंकि जितने बार अलग अलग वैरायटी के एंटीजेंस बॉडी में एंटर करेंगे उतने बार अलग तरह का एंटीबॉडी जनरेट होता है। एक ही एंटीबॉडी सारे एंटीजेंस को किल नहीं करता है, तो इसीलिए वो एक्टिविटी चेंज हो जाती है। जब हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं वो वैसा इम्यूनिटी है जो हम बाय बर्थ लेके आते हैं, वो है पैसिव इम्यूनिटी। जो बेसिक इम्यून मैकेनिज्म है दैट इज पैसिव। और जब कोई बीमारी हमारे हमको होती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है दैट इज एडेप्टिव या एक्टिव इम्यूनिटी। एग्जाम्पल्स है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के। इम्यूनोग्लोबुलिन्स 5 वेराइटीज के होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई एंड आईजीडी। फिर आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। जब भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है, एंटीजन जो होता है उस एंटीजन में बहुत सारे वैरायटी के एपिटोप्स हैं। तो उन एपिटोप्स पे बाइंड करने के लिए जो बॉडी है वो अलग अलग तरह का एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, तो मल्टीपल एंटीबॉडीज एक साथ बनता है। अब जब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात करते हैं उस केस में सिंगल वेराइटीज ऑफ एंटीबॉडी बनाते हैं और ये सिंगल वेराइटी होने के कारण एक एक स्पेसिफिक डिजीजेस को ठीक करने में हेल्प करता है। अब अगर मल्टीपल है तो वो रैंडमली काम करेगा, पर अगर मोनोक्लोनल है, सिंगल एंटीबॉडीज है, तो वो स्पेसिफिकली काम करेगा। और ये कैंसर में यूज होता है, ऑटो इम्यून ट्रीटमेंट्स में यूज होता है। फिफ्थ टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, फंक्शनल प्रोटीन है मोटर प्रोटीन्स। अब ये क्या करता है, सेल के अंदर में जो मूवमेंट्स है उन मूवमेंट्स को कैरी आउट करता है मोटर प्रोटीन। पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर का मूवमेंट, और ये सारे मूवमेंट्स में इसको एनर्जी लगता है और एनर्जी मिलता है एटीपी से। एग्जाम्पल है एक्टिन और मायोसिन जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, काइनेसिन और डायनिन जो कि सेलुलर कार्गो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। यह है मोटर प्रोटीन्स। आगे है हमारा रिसेप्टार प्रोटीन्स। रिसेप्टार प्रोटीन्स है जो रिसीव करता है। रिसेप्टार का मतलब है रिसीव करना। तो क्या रिसीव करेगा, रिसीव करेगा सिग्नल कहाँ से, एनवायरमेंट से। जो भी उस सेल के आजू बाजू का एनवायरमेंट है, आसपास में जो भी उसके एनवायरमेंट्स है, तो वहां से जो हॉर्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं उस हॉर्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स को वो रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद आगे सिग्नलिंग करना स्टार्ट कर देगा। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहते हैं ताकि
सेल एक्टिवेट हो या डीएक्टिवेट हो एज पर कि कौन सा रिसेप्टर उसमें या रिसेप्टर प्रोटीन उसमें अटैच हुआ है। एग्जाम्पल है इंसुलिन रिसेप्टर, बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, एनएमडीए रिसेप्टर। एनएमडीए जो है न्यूट्रल प्लास्टिसिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अब रेगुलेटरी प्रोटीन्स वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि रेगुलेशन करेगा। किसका रेगुलेशन करता है? जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन करता है और उसके फंक्शंस को मेंटेन करता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या इनहिबिटर्स जैसा भी काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो ट्रांसक्रिप्शन करने में हेल्प करेगा और इनहिबिटर्स जो कि रिएक्शन को कम कर देता है, इनहिबिट करता है। एग्जाम्पल है P53 जो कि ट्यूमर सप्रेसर है और जो हेल्प करता है सेल रेगुलेशन में। अगर ट्यूमर सप्रेसर एक्टिवेटेड है तो वो ट्यूमर्स को सप्रेस कर देगा और कैंसरस एक्टिविटी नहीं होगी। पर अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स इनएक्टिवेट हो जाए तो उस केस में कैंसरस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टीएटीए बाइंडिंग प्रोटीन। टीएटीए बाइंडिंग टाटा साइट्स आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा है। तो ट्रांसक्रिप्शन में जब तक टीएटीए में बाइंडिंग ना हो तो वो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन नहीं हो पाता है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये टॉपिक्स को कवर करें। तो अपकमिंग वीडियोस में बने रहिएगा ताकि आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का टॉपिक जो है वो क्लियर आउट हो जाए। नेक्स्ट आते हैं लैक रिप्रेसर। लैक रिप्रेसर हम पढ़ते हैं रेगुलेशन में, जिसको ओपरॉन में हम कंसिडर करते हैं। तो लैक रिप्रेसर भी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये थे हमारे प्रोटीन्स के फंक्शनल प्रोटीन्स। तो हम एक बार फंक्शनल प्रोटीन्स के सारे नामों को एक बार फिर से देख ले। फंक्शंस ऑफ फंक्शनल प्रोटीन में सबसे पहला है एंजाइम, दूसरा है ट्रांसपोर्ट, तीसरा है हार्मोनल, चौथा है एंटीबॉडीज, पांचवा है मोटर प्रोटीन्स, छठवा है रिसेप्टर, सातवां है रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अब आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स में। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके प्रॉपर्टी में? प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं तो बेसिक 4 प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि सॉल्युबिलिटी। ये जो फंक्शनल प्रोटीन है कितना सॉल्युबल है, जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा उतनी उसकी एक्टिविटी चेंज होते जाएगी। डायनेमिक क्या रोल्स है, स्पेसिफिसिटी क्या है और शेप क्या है। सबसे पहले हम चालू करते हैं शेप। इसका जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स शेप का होता है या फिर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, जहाँ की वो रिसेप्टर का काम कर सके, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर सके, उसके पास एक एक्टिव साइट हो, एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट हो। इस तरह से उसका शेप डिजाइन रहता है। स्पेसिफिसिटी, ये हाईली स्पेसिफिक है। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एग्जैक्टली मैच करेगा तो ही वो बाइंड होगा। उसी तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स भी स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर्स को ही अटैच होने देंगे। नेक्स्ट आते हैं डायनेमिक रोल्स इन्वॉल्व इन एक्टिव सेलुलर प्रोसेसेस। सारे एक्टिव प्रोसेसेस है और सॉल्युबिलिटी जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है ड्यू टू पोलर साइड चेंज। ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल प्रोटीन। अब फंक्शनल और स्ट्रक्चरल प्रोटीन का डिफरेंसेस देखते हैं। जो फंक्शनल प्रोटीन्स है इनका स्पेसिफिसिटी है कि ये स्पेसिफिक फंक्शंस करें। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या करता है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन बेसिकली सपोर्ट देता है या शेप देता है हर एक सेल को। तो जो फंक्शन है वो है सेल, फंक्शनल प्रोटीन का सेलुलर फंक्शन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन का स्ट्रक्चर या सपोर्ट देना। स्ट्रक्चर में होता है फंक्शनल प्रोटीन का, आप अगर स्ट्रक्चर देखें अभी हमने पढ़ा वो ग्लोब्यूलर का होता है या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जबकि स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो फाइब्रस होता है। एग्जाम्पल्स में आते हैं फंक्शनल प्रोटीन का। अभी हमने 7 वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल्स पढ़ा कि हार्मोन्स हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकता है, न्यूरोट्रांसपोर्टर का रिसेप्टर हो सकता है। जबकि स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो कोलेजन, केराटिन, इलास्टिन ये सारे हैं। ये सारे हैं मतलब ये सारे जो है ये सिर्फ सपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है, ये सपोर्ट देता है, कोई इसके पास स्पेसिफिक फंक्शन। ड्रग टारगेट्स में फंक्शनल ड्रग टारगेट्स क्या है? फंक्शनल ड्रग टारगेट्स, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था उसमें हम फंक्शनल प्रोटीन्स एंड ड्रग टारगेट्स पढ़ रहे थे।
तो फंक्शनल ड्रग टारगेट्स क्या है? ड्रग टारगेट्स वो बायोमोलिक्यूल्स है बॉडी के अंदर जो कि ड्रग्स को इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। ड्रग क्या है? ड्रग एक ऐसा बायोएक्टिव प्रोडक्ट हो सकता है या केमिकल प्रोडक्ट हो सकता है जो ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। सारे जो ड्रग्स होते हैं, हम ड्रग्स वर्ड तभी यूज करते हैं जब वो ट्रीटमेंट में हेल्प करे, इसीलिए ये इनके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स होते हैं। तो फंक्शनल ड्रग टारगेट्स एक बायोमोलिक्यूल है जो कि बॉडी के अंदर होता है, जो कि ड्रग्स के साथ इंटरैक्ट करके उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज हो सके। ये जो ड्रग टारगेट है ये स्पेसिफिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो कि उस डिजीज में, हर स्पेसिफिक डिजीजेस में अलग अलग मैक्रोमोलिक्यूल्स के रोल्स होते हैं। तो जिस फंक्शन में या जिस डिजीज में जिस भी तरह के मैक्रोमोलिक्यूल का माल फंक्शनिंग दिख रहा है, उसको ट्रीट करना, उसको ठीक करना ड्रग से इंटरैक्ट करा के, दैट इज ड्रग टारगेट्स। ड्रग जो है ये टारगेट के साथ अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद वो उसको आइदर स्टिमुलेट करेगा या इनहिबिट करेगा। देखिए डिजीजेस जो है वो दो तरह से होती है। एक होती है कि कोई जीन जो है वो उसका एक्टिविटी बंद हो गया, या कोई ऑर्गन जो है उसका एक्टिविटी बंद हो गया है, तो पहला तरह का डिजीज है। दूसरी वैरायटी है जब वो बीमारी या वो जीन जो है वो ओवर एक्टिवेट हो जाए। तो ओवर एक्टिविटी भी बीमारी है और लेस एक्टिविटी भी बीमारी है। तो हमारा जो ड्रग है वो कोशिश करता है कि आपके बॉडी में अटैच होके उस एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर दे या फिर इनहिबिट कर दे एज पर रिक्वायरमेंट। अगर वो स्टिमुलेशन से डिजीज ठीक होता है तो स्टिमुलेट करे, इनहिबिशन से डिजीज ठीक होता है तो इनहिबिट करे। टाइप्स ऑफ ड्रग टारगेट्स। अब ये ड्रग टारगेट्स के लोकेशंस क्या है, ये कैसे होते हैं? ये है रिसेप्टर, एंजाइम, आयन चैनल्स और ट्रांसपोर्टर्स। तो रिसेप्टर, एंजाइम्स, आयन चैनल्स और ट्रांसपोर्टर, ये चार तरह के ड्रग के टारगेट्स है। पहले आ जाते हैं रिसेप्टर्स, तो जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर कोई केमिकल सिग्नल दे रहा है तो उसको रिसीव करना है। जब वो रिसीव कर रहा है तो दो तरह की एक्टिविटी होगी, या फिर वो सेल एक्टिवेट हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए, या फिर वो इनहिबिट हो जाए। तो अगर एक्टिवेट हो रहा है तो वो एगोनिस्टिक टेक्निक से, और अगर ब्लॉक कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, तो वो एंटागोनिस्टिक टेक्निक से। तो एगोनिस्टिक में एग्जांपल्स देखी है, सल्ब्यूटानॉल, सल्ब्यूटामोल फॉर बीटा 2 रिसेप्टर्स इन एस्थमा। तो जैसे ही एस्थमा किसी को होता है तो ये सर्बेट्रनल का स्प्रे करते हैं और उसके एक्टिव रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ट्रीटमेंट होता है। प्रोपेनरॉल और फॉर बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, तो इसमें ये ब्लॉक रिसेप्टर्स का काम करता है। एग्जाम्पल्स देखिए, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, आयोनोट्रॉफिक रिसेप्टर्स और न्यूट्रल रिसेप्टर्स, ये सारे रिसेप्टर्स है जो इसके एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स में कैसे फंक्शन होगा? एंजाइम्स जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ वो रेगुलेशन भी करेगा। आप जब एंजाइमेटिक पाथवेज पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा है फीडबैक मैकेनिज्म, जहां पे कुछ ना कुछ केमिकल चेंज के कारण एंजाइम का बाइंडिंग रुक जाता है। तो इसी तरह से एंजाइम्स भी रिएक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं, तो इनहिबिटर हो जाएगा। और अगर वो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्स में जैसे एक फॉल्स सबस्ट्रेट अटैच हो जाए तो उसमें भी वो रियल सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करके एक्टिविटी कर सकता है। तो फर्स्ट इनहिबिटर्स है ब्लॉक एंजाइमेटिक पाथवे, एग्जांपल है एस्पिरिन इनहिबिट कॉक्स एंजाइम। ये कॉक्स एंजाइम्स जो है इस पे आप डिटेल पढ़ सकते हैं, कॉक्स एंजाइम होता क्या है और किस तरह से काम करता है। और मोस्टली सर दर्द होने से हम एस्पिरिन ले लेते हैं, तो किस तरह से ये कॉक्स एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और कैसे हमारा पेन को रिलीव करता है, ये एक अलग सा मैकेनिज्म है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप एक बार सर्च कर सकते हैं। फॉल्स सबस्ट्रेट्स जो है इसमें कंपटीशन होता है रियल सबस्ट्रेट के बीच में, और रियल सबस्ट्रेट हर वक्त जीतता है। पर अगर फॉल्स सबस्ट्रेट आपने प्रोवाइड कर दिया, मान लीजिए रियल सबस्ट्रेट जो है वो मिसिंग है और आपने फॉल्स सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर दिया है, तो वो इट विल एक्ट एज अ रियल सबस्ट्रेट और आगे की एक्टिविटी हो जाएगी। जैसे है एलोप्यूरिनॉल
फॉर xanthine ऑक्सीडेज। xanthine ऑक्सीडेज जो है ये ओरिजिनल कंपोनेंट है। अगर ये xanthine ऑक्सीडेज खत्म हो गया है, नहीं है बॉडी में, तो आप एलोप्यूरिनॉल दे दीजिए। तो xanthine ऑक्सीडेज का जो फंक्शन है वही फंक्शन एलोप्यूरिनॉल एक्टिवेट कर देगा। ऐसे ही इनहिबिटर्स एग्जाम्पल है एनालेप्रिल। ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। स्टैटिन्स जो इनहिबिट करता है टीएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज को, और ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। आगे बढ़ते हैं आयन चैनल्स। आयन चैनल्स क्या करते हैं, आयंस को सेल मेम्ब्रेन के आगे लेफ्ट टू राइट या राइट टू राइट अक्रॉस मेम्ब्रेन प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। तो कौन से आयंस मूव होते हैं, बेसिक आयंस सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोरीन। अब ये सब की जरूरत क्यों है, ये सब जरूरत होते हैं हमारे नर्व इम्पल्सेस के लिए और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और इसमें भी जो दवाई हम देते हैं उसमें एक ब्लॉकर्स होता है और एक ओपनर होता है जो इस चैनल को ब्लॉक कर दे। चैनल से जो मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो सोडियम का हो, पोटेशियम का हो, अगर एक्सेसिव मूवमेंट हो जा रहा है तो भी डिजीजेस है। तो ये एक्सेसिव मूवमेंट अगर हो रहा है तो इसको हमको रोकना पड़ेगा, तो हमको यूज करना है ब्लॉकर्स। ब्लॉकर्स में एग्जांपल देखिए, वेरापैमिल जो है ये कैल्शियम का ब्लॉकर है। तो अगर कैल्शियम ज्यादा मूव कर रहा है, बॉडी से ऊज आउट हो रहा है, तो वेरापैमिल देने से ये कैल्शियम के चैनल्स को ब्लॉक करेगा। कैल्शियम का फ्लो जो है ये कहीं कहीं पे एपोप्टोसिस की एक्टिविटी में भी हेल्प कर देता है। तो उन सब एक्टिविटीज को ब्लॉक करने के लिए ये ब्लॉकर्स यूज होता है। मिनोजिगडिन जो कि पोटेशियम आयंस के ओपनर्स है, मतलब जहाँ पे पोटेशियम आयन फ्लो होना चाहिए और नहीं हो रहा है, तो अगर ये दवाई उसको मिल रहा है तो अब जाके वो पोटेशियम आयंस भी ओपन हो जाएगा। अब आयन चैनल्स दो तरह से काम करता है, एक है वोल्टेज लिगेंड जहाँ पे कंसंट्रेशन के बेसिस पे गेट चैनल ओपन हो जाएगा, या लिगेंड गेटेड। लिगेंड गेटेड में कोई एक सब्सटेंस अटैच होने से ही चैनल ओपन होता है। वोल्टेज गेटेड या लिगेंड गेटेड। नेक्स्ट आते हैं हम न्यू ट्रांसपोर्टर्स पे। ट्रांसपोर्टर्स ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। ये ट्रांसपोर्टर्स सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक्टिविटी जो चेंज करता है वो सिंगल सेल्स का करता है। अगर इनहिबिटर बाइंड हो जाए तो ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देगा, और अगर सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो एक्टिवेट करेगा। अगर इनके सबस्ट्रेट नहीं है तो सबस्ट्रेट का एनालॉग बाइंड करने से भी ट्रांसपोर्टर एक्टिवेट हो जाएगा। ड्रग एक्शन में देखिए, इनहिबिटर्स ब्लॉक ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी। इनहिबिटर्स ब्लॉक ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी एग्जाम्पल है एसएसआरआईज जो कि फ्लोरोक्सेटाइन इनहिबिटर्स है सेरोटोनिन और रीअपटेक के लिए। नेक्स्ट आता है सबस्ट्रेट एनालॉग। सबस्ट्रेट एनालॉग क्या है, जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट तो नहीं है पर उसके सेम जैसा रहता है, जैसा कि है एल डोपा। पार्किंसंस डिजीज में ये एल डोपा दिया जाता है जो नेचुरल एक्टिवेटर्स है ट्रांसपोर्टर के लिए। एग्जाम्पल में देखिए सर्ट सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, डैट डोपामाइन ट्रांसपोर्टर्स और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज लाइक डाइगोजिन को एक्टिवेट करता है। तो ये एग्जाम्पल्स है ट्रांसपोर्टर्स के जो कि इसमें फंक्शन करते हैं। तो ये था आपके 4 ट्रांसपोर्टर जो कि हमारा फंक्शनल प्रोटीन हम बोलते हैं इसको। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसके नाम। इसमें ड्रग टारगेट्स में 4 तरह का होता है। एक है रिसेप्टर, एंजाइम्स, आयन चैनल्स और ट्रांसपोर्टर्स। ये रिसेप्टर्स, एंजाइम्स, आयन चैनल्स और ट्रांसपोर्टर्स। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ड्रग टारगेट। अगर अच्छा ड्रग है तो उसका टारगेट अगर अच्छा है तो फिर कैसे काम करेगा। अगर ड्रग स्पेसिफिक है तो फिर स्पेसिफिसिटी बढ़ाएगा, एग्जैक्टली उसी डिजीज पे ट्रीट करेगा, बाकी डिजीजेस को कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। ड्रग एसेसिबिलिटी, ये जो ड्रग है ये ड्रग मॉलिक्यूल्स का रीचेबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो इंट्रासेलुलर पहुंच रहा है तो इंट्रासेलुलर पहुंचे, अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर है तो एक्स्ट्रा सेलुलर, अगर वो मेम्ब्रेन बाउंड पे काम करता है तो मेम्ब्रेन बाउंड होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं डिजीज रिलेवेंस।
डिजीज रिलेवेंस में वो डायरेक्टली डिजीज के प्रोग्रेशन पे हेल्प करता है। लो रिस्क ऑफ रेजिस्टेंस एंड म्यूटेशन, ये स्पेशली काम करता है इन्फेक्शंस या कैंसर्स पे, जहाँ पे डिजीज के स्पेसिफिक ड्रग्स रहते हैं और वो कहीं पे भी म्यूटेशंस क्रिएट नहीं करते हैं। डिफरेंशिएशन, डिस्टिंग्विशेबल हेल्थ हैजार्ड्स के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी ऑलरेडी मेंशन्ड होती है। न्यूअर एंड एडवांस ड्रग टारगेट्स, क्या नया नया ड्रग टारगेट्स निकला है? जैसे आरएनए टारगेट्स, ये नया स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे siRNA और miRNA थेरेपीज पे ये यूज हो रहा है। प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन, ये भी एक ड्रग टारगेट्स है, जबकि आप प्रोटीन प्रोटीन एंड प्रोटीन लिगेंड इंटरैक्शंस एज अ मैकेनिज्म पढ़ते हैं, पर ये मैकेनिज्म भी ड्रग टारगेटिंग में हेल्प करता है। एपिजेनेटिक टारगेट्स, रीजन वाइज टारगेट, जैसे हिस्टोन डीएसिटाइलेज इनहिबिटर्स है। जीन थेरेपी, जहाँ पे जेनेटिक एक्सप्रेशन के एक्टिविटी को मॉडिफाई करते हैं। जेनेटिक एक्सप्रेशंस में कोई भी जीन एक्टिवेट हो जाएगा या कोई जीन इनहिबिट हो जाएगा। तो एक्टिवेशन में अगर डिजीज है तो उसको इनहिबिट करके ठीक करेंगे, अगर इनहिबिशन के कारण डिजीज है तो उसको एक्टिवेट करके ठीक करेंगे। तो ये जीन थेरेपी बहुत ब्रॉड वाइड एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, ताकि इंसान के बॉडी के साथ हर एक इंसान का अलग अलग ट्रीटमेंट हो सके। एग्जैक्टली उसकी बॉडी किसके लिए बनी हुई है, किस तरह से प्रॉब्लम उस बॉडी में फेस हो रहा है, उसको वो रिकवर कर सके। नेक्स्ट जो एडवांस टेक्नोलॉजी है दैट इज क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। ये प्रिसाइज जीन एडिटिंग कर देता है और जीन एडिटिंग करके ये डिजीजेस को ठीक करता है। नेक्स्ट आते हैं हम कंक्लूजन पे, जो हम एक कंपैरिजन पढ़ते हैं। देखिए, टारगेट टाइप, एग्जाम्पल कौन सा है, ड्रग मैकेनिज्म क्या है और इंडिकेशन क्या है। रिसेप्टर, देखिए एग्जाम्पल है प्रोपेनेरोल, ये बीटा ब्लॉकर है जो कि हाइपरटेंशन को ठीक करता है। एंजाइम्स में एस्पिरिन, जो कॉक्स इनहिबिटर है, वो पेन और इन्फ्लेमेशन पे काम करता है। आयन चैनल्स जो है लिकोकेन, जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है और लोकल एनेस्थेटिक का काम करता है। ट्रांसपोर्टर्स में हम बात करें तो फ्लोक्सेटाइन है, जो एससीआरटी इनहिबिटर्स है, जो डिप्रेशन पे काम करते हैं। तो ये डिप्रेशन के मेडिसिन में, जब आप अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो एससीआरटी इनहिबिटर्स है, तो इनहिबिटर्स उसके डिप्रेशन में जाने से उसको रोकेगा। तो ये है हमारा फंक्शनल प्रोटीन और उसके ड्रग टारगेट्स। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसमें और डिटेल्स चाहते हैं, जैसे किस तरह से मैकेनिज्म हो रहा है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जाते वक्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।